ये चंदौली से भदोही तक का सफ़र कैसा रहा? संघर्ष से ही आदमी आगे बढ़ता है, तो संघर्ष रहा और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा थी कि आज हम लोग यहाँ सदन में पहुँचे। शुरुआत में आपने अपना लक्ष्य प्रोफेसर बनाया था कि हमें प्रोफेसर के तौर पर काम करना है, फिर आप डॉक्टर बने, फिर कहाँ से ये मन में आया कि हमें पॉलिटिशियन बनना है और लोगों के लिए कुछ बेहतर करना है? मेरा मन बहुत नहीं था, लेकिन जो साथ के लोगों ने कहा कि नहीं, सत्ता में आने पर पावर मिलता है तो लोगों की मदद करेंगे, जो गरीब पीड़ित वंचित शोषित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके वहाँ से भी अच्छी मदद हो सकती है। तो मुझे लगा और आने के बाद लगा कि नहीं, यहाँ से जो मदद कर सकते हैं बहुत बड़ी मदद होती है। मझवा सीट से आप डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी से विधायक थे और उसके बाद 2024 में आप यहाँ लोकसभा चुनाव लड़ते हैं भदोही से। तो इस बीच में जो है डॉक्टर संजय निषाद का कितना कुछ योगदान रहा आपके लिए, क्योंकि उनसे भी हमारी बातचीत हुई, आप भी बड़ी तारीफ कर रहे थे। डॉक्टर संजय निषाद जी, मैं उनसे कहता हूँ कि मैं आपका चौथा पुत्र हूँ और बहुत मानते भी हैं, तो डॉक्टर संजय निषाद जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो 5 साल में वो कौन चीज़ें रहेंगी जिसके आधार पर आप जो है भदोही को और बेहतर भदोही का काम करेंगे, जिससे जो है भदोही का कारोबार और बेहतर देंगे? हमारा प्रयास रहेगा कि जितने भी वहाँ पर खाते चलाने वाले थे और जितने भी बुनकर हैं से हम लोग बेहतर काम करें। 2024 से लेकर 2029 तक कौन से कामों को आप सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखना चाहेंगे जिसे आप पूरा करें अपने भदोही को बेहतर दे सकें? तो बुनिया का फील्ड हो गया, मंडलता लेके हो गया और हमारे जिले में विश्वविद्यालय लेंगे, तो हमारी प्राथमिकता होगी विश्वविद्यालय लेंगे और जो भी भदोही की समस्या है तो हमें भदोही से बेहतर बनाया जाए। 2014 में जो बीजेपी का ग्राफ, 2019 में जो ग्राफ वाले इलेक्शन में एक परसेप्शन बना दिया गया कि संविधान खत्म कर दिया जाएगा और जनता इसमें भ्रमित हो गई। जो हम लोगों के मूल वोटर हुआ करते थे, उन्होंने इस डर की वजह से अपोजिट पार्टी की तरफ से कर रहे और हमारे बहुत सारी सीटें हम लोग बहुत कम अंतरों से आ रहे हैं और हम लोग 300 और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीसी भारत पर। आप हमारा खास प्रोग्राम रूबरू देख रहे हैं। इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता, जो अपने क्षेत्र के लिए, समाज के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर काम करता है, समाज सेवा के जरिए जो अपनी पहचान बनाता है और उसी के जरिए एक लोगों तक पहुँचने के लिए एक ऐसे मुकाम तक पहुँचता है जिससे लोगों की सेवा और बेहतर तरीके से वो कर पाता है। आज हमारे साथ इसी कड़ी में बात करने के लिए 2024 लोकसभा चुनाव से भदोही से चुनकर आए हैं सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी भारत पर। धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप मूलतः चंदौली के रहने वाले हैं और फिर उसके बाद भदोही से आप बतौर सांसद चुने गए, तो ये चंदौली से भदोही तक का सफ़र कैसा रहा? किस तरह से आप इस पूरे सफ़र को देखते हैं? पहले तो आपके चैनल को देखने सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कवर किया। मैं चंदौली ज़िले का हूँ। इससे पहले मैं मझवा मिर्ज़ापुर से विधायक था और वर्तमान में मैं भदोही से सांसद हूँ। और कोई भी डगर आसान नहीं होती है, डगर बहुत कठिन होती है और संघर्ष से ही आदमी आगे बढ़ता है, तो संघर्ष रहा और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा थी कि आज हम लोग यहाँ सदन में पहुँचे। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आप जब मझवा से विधायक के तौर पर आप काम किए, निषाद पार्टी से आप विधायक थे, तो उस बीच में क्या कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि आपको जो है भदोही से चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया? क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर अगल बगल की आप सीटें देखें, चाहे मछली शहर देख लें, जौनपुर देख लें, आपका प्रयागराज इलाहाबाद देख लें, इसके बाद प्रतापगढ़ देख लें, चंदौली देख लें, तो इन सीटों पर कहीं न कहीं बीजेपी डिफीट कर गई। कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था आपको भदोही से क्लियर कर पाना, और क्या कुछ चीज़ें आप किन मुद्दों को लेकर लोगों के पास गए जिसके चलते आपको जो है 44,000 कुछ वोटों से जीत मिली? देखिए, हम जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं थी, हम लोग धरातल पर 50 लोगों के बीच ले गए, बताए और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो भी योजना थी और अपने प्रदेश के मुखिया योगी जी की थी, तो जनता के बीच में हमें बताने की ज़रूरत थी, वहाँ पहुँचाने की ज़रूरत थी। और एक मेरा सोशल वर्क चलता था हॉस्पिटल के माध्यम से, उससे बहुत सारे लोग जुटे हुए थे जिन्होंने संगठन के लोग ने, संघ के लोगों ने और जो हमारे माध्यम से जुटे थे, सभी लोगों ने मेहनत किया और हम लोग इस सीट को जीते। जबकि पिछले इलेक्शन से मैं 3,000 ज़्यादा वोट से जीता,
इस कंडीशन में भी 3000 वोट से जीता। तो जनता चाहती है, मोदी जी और योगी जी के कामों से वहाँ संतुष्ट है, हर जगह संतुष्ट है, लेकिन कुछ जगह पर हम लोग बता नहीं पाए, जनता के बीच जा नहीं पाए, तो थोड़ा सा दिखते हुए, और उस कमियां को दूर हम लोग करेंगे। और हम लोग का प्रयास रहेगा कि 27 में हम लोग जो 17 के जो हमारे पास जीत हुई थी, उससे कहीं बड़ी हम लोग के पास जीत हो, अब श्योर होगी। गांव के ही एक प्राथमिक विद्यालय से आपने जो है अपना शिक्षण पूरा किया। आपने अपना जो है शुरुआती शिक्षा गांव के ही एक प्राथमिक विद्यालय से की, फिर वहीं के बगल से जो है एक जूनियर हाई स्कूल से आपने क्लास 8 तक वहां पर पढ़ाई की, और उसके बाद वहीं आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट भी एक अमर शहीद विद्या इंटर कॉलेज, वहाँ से आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की स्कूलिंग की। तो ये प्राथमिक विद्यालय से निकलकर आप एक MBBS चिकित्सक बने, फिर उसके बाद आपने MS भी किया, और इलाहाबाद के जाने माने हॉस्पिटल मोतीलाल नेहरू में भी आपने अपनी सेवाएं दी। तो ये कितना सफ़र कितना चैलेंजिंग था शुरुआती सफ़र की? यहाँ तक आपको लगता था कि एक प्राथमिक विद्यालय से हम चले हैं तो हमारी राह किस तरह से कैसे कैसे बनेगी, और उसके लिए आपने कितना मेहनत किया, कितना संघर्ष किया? हम लोग जिस जगह से हम आते हैं, यूपी और बिहार का लास्ट बॉर्डर है, और सुविधाओं से बहुत दूर, न रोड होता वहाँ पर होती थी, न बिजली, पानी, रोड, सड़क, और विद्यालय चिकित्सालय तो इतने दूर थे कि उसकी हम लोग कल्पना भी नहीं करते। हमारे पास में ही प्राइमरी विद्यालय था, वहाँ से मैं 5 तक पढ़ा। फिर उसके बाद जो है घर से जो है 2 किलोमीटर दूरी पर दूसरा सरकारी विद्यालय 6 से 8 था, वहाँ से हम लोग पैदल जाते थे पगडंडियों के सहारे। फिर उसके बाद रास्ते नहीं थे, वहाँ से फिर शहीद गांव से मैंने इंटरमीडिएट किया, वो भी सरकारी विद्यालय से। फिर करने के बाद मेरे जीवन में मैंने लक्ष्य तय किया था कि मुझे केमिस्ट्री मुझे बहुत प्रिय थी, अब मुझे प्रोफेसर बनना था। लेकिन जब मैंने गया BSc करने, तो BSc में 1 साल किया, उसी समय में बीमार हो गया। बीमार हुआ तो डॉक्टर के पास जब मैं लाइन लगाया, तो उस दिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब डॉक्टर बनना चाहिए, इससे ठीक है। ये फर्स्ट ईयर के बाद फिर मैंने जो है MBBS के लिए तैयारी किया, और घर में उससे कोई नहीं था कि जो गाइड लाइन हम लोग को बताए। फिर वहाँ जाने पहली बार मैं इंटर पास करने के बाद बनारस गया था, तो कुछ पता नहीं था कि कंपटीशन क्या होते हैं, लेकिन एक चीज़ था, विश्वास था कि जब मैं पहली बार CPMT का एग्ज़ाम दिया, पेपर देखा, तो मुझे लगा, क्योंकि मैं बेसिक चीज़ें, मैं अपने जीवन में एक ही चीज़ था उद्देश्य कि पढ़ लेने से ही सारी जो भी परेशानियाँ होती हैं दूर होती। और जो माँ भी मेरी यही कहती थी कि अगर बच्चा पढ़ लेंगे तो जो दुख तकलीफ़ दूर हो जाए। तो पढ़ने के अलावा कुछ काम नहीं मैं करता था, और जो भी घर का काम था सारे काम करता था, लेकिन पढ़ाई मेरी प्राथमिकता थी। तो मैं पहली बार दिया तो घर से पूछा गया, तो मैंने बोला कि नहीं, कंपटीशन में कोई दम नहीं होता, बस पढ़ने की ज़रूरत है। फिर मैंने पढ़ा, फिर उसके बाद जो है सिलेक्शन हुआ, तो फिर BMS मिला, फिर मैंने छोड़ दिया, क्या कि नहीं, मुझे BMS में नहीं करना। 2 नंबर और मिले होते तो मैं उसी साल मुझे MBBS मिल गया होता। लेकिन फिर मैंने अगले बार दिया, और हमें किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज छोड़कर हर यूपी के सभी मेडिकल कॉलेज मिल रहे थे। हम लोगों के समय कंपटीशन भी टफ था, सीटें कम थी, 650 सीटें हुआ करती थी। तो उस समय मैंने MBBS किया। मैं सेकेंड ईयर में गया तो भी गांव का परिवेश था, लोगों ने, घर परिवार ने कहा कि नहीं शादी कर लो, लोगों का दबाव हुआ, मैंने शादी कर लिया। जब मैं MS करने गया तो मेरे पास बेटी भी था और बेटा भी था, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई थी। मैं पढ़ाई ख़त्म होने की इंटर्नशिप जैसे ख़त्म हुआ, उसके बाद मैंने संविदा पर नौकरी ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद तुरंत बाद जो है आया कमीशन से वैकेंसी, उसमें दिया, वहाँ नौकरी किया। 2 बार कमीशन दिया, 2 बार हुआ, 1 बार संविदा पर, 3 बार मैंने नौकरी किया। फिर उसके मुझे हर बार जो है मुझे PG के लिए सीटें मिलती थी, लेकिन मुझे MS ऑर्थोपेडिक्स करना था। तो मैं अपने लक्ष्य बनाया था कि नहीं, MS ऑर्थोपेडिक्स के अलावा मैं कोई समझौता नहीं करूँगा। मुझे फार्माकोलॉजी भी मिली, जो है जनरल सर्जरी भी मिली, लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं था, केवल एक ही था कि मुझे ऑर्थोपेडिक्स करना है। तो तीसरी अटैम्प्ट में मैं MS ऑर्थोपेडिक्स उठाया और MS किया। फिर मैं अपना आया नौकरी ज्वाइन किया, साथ में मैं हॉस्पिटल शुरू किया। फिर 2 साल बाद मैंने नौकरी छोड़ दिया, फिर अपना हॉस्पिटल रन किया, और वहीं से जनता की सेवा करना शुरू किया। क्योंकि मैं सब सरकारी हॉस्पिटल ज्वाइन किया था, तो मैंने सोचा था कि लोगों की सेवा करूँगा। लेकिन उस सिचुएशन में जो है सरकारी हॉस्पिटल पर रखकर जो सुविधाएं मुझे चाहिए थी, जो इस समय हमारी सरकार अगर इतना सुविधा होती तो हम लोग नौकरी ही करते, सरकारी हॉस्पिटल में ही रहते, फिर मैं प्राइवेट में नहीं जाता।
लेकिन वहाँ कोई सुविधा नहीं थी, कोई न आपको एनास्थेटिक्स नहीं मिलते थे, न ओटी होती थी, न कुछ नहीं होता था। तो मुझे लास्ट में ये लगा कि नहीं, मैं पढ़ कर आया हूँ, ऑर्थोपेडिक्स हूँ, तो मैं अपनी सेवाएं जनता के लिए बनाऊँ। तो मैंने अपना हॉस्पिटल शुरू किया और मिनिमम चार्ज पर मेरी फ़ीस 50 रुपये थी और सैटरडे को मैं फ्री में देखता था और मैंने 10 साल तक जो है 50 रुपया ही फीस थी। कोरोना के बाद 10 साल का 12 साल बाद जो है मैंने कोरोना के बाद अपनी फ़ीस बढ़ाया तो 100 रुपया किया। उसमें भी जो भी गरीब होते हैं, जिनके कपड़े फटे पुराने हैं, उसको मैं फ़ीस नहीं लेता। अभी भी मेरा यहाँ एक्सरे 160 रुपये में होता है। जिनके पास पैसे भी नहीं हैं उनका भी मैं इलाज करता हूँ। उनकी दुआएं हैं और मेरा संघर्ष है कि आज तक यहाँ पहुँचा हूँ। और हमें तो लगता है कि जो हम लोग सेवा करते हैं उस लोगों की दुआएं हैं यहाँ तक पहुँचने में सहायक की हैं। और हम जिस पैदान पर थे, और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि हम जिस कम्युनिटी से आते हैं, जिस जगह से आते हैं, वैसे जगह से हमको उठाकर सदन में पहुंचाने का काम किया। तो मैं उनको दिल की गहराई से बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं इस समय पहुंचा हूं लोकसभा में, तो कहीं ना कहीं शिष्य नेतृत्व का बहुत बड़ा योगदान रहा। प्रोफेसर से आप जो है प्रोफेसर से डॉक्टर तक का सफ़र पूरा कर लिए। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो शुरुआत में आपने अपना लक्ष्य प्रोफेसर बनाया था कि हमें प्रोफेसर के तौर पर काम करना है, फिर आप डॉक्टर बने। फिर कहाँ से ये मन में आया कि हमें एक पॉलिटिशियन बनना है और लोगों के लिए कुछ बेहतर करना है? पॉलिटिशियन बनने का मन तो कहीं नहीं था। मेरा कई उद्देश्य था कि जो गरीब बच्चे हैं, जिनको पैसे नहीं होते थे, तो उनके पढ़ाने के लिए मैं करता था और गरीब बच्चों की शादी करता। तो जो हमारे साथ लोग जो थे जुड़े हुए थे, उन लोगों का कहना था कि सर जो है आप यहाँ से इतनी मदद करते हैं, अगर पावर कुछ आ जाएगा तो और हम लोगों की मदद करेंगे। लेकिन मेरा मन बहुत नहीं था। लेकिन जो साथ के लोगों ने कहा कि नहीं, सत्ता में आने पर पावर मिलता है तो लोगों की मदद करेंगे, जो गरीब पीड़ित वंचित शोषित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी वहाँ से भी अच्छी मदद हो सकती है। तो मुझे लगा, और आने के बाद लगा कि नहीं, यहाँ से जो मदद कर सकते हैं बहुत बड़ी मदद होती है और किया जाता है। और सरकार की जो भी योजनाएं अगर हम लोग सही से जनता के पास पहुँचा दें तो आज हम जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सोच है 2047 तक विकसित भारत बनने का, तो कोई रोक नहीं पाएगा। और उसके लिए हमें अच्छा लगा। मैं माननीय योगी जी के भी नेतृत्व में 2 साल काम किया, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के बारे में जाना, प्रदेश के बारे में जाना। तो मुझे लगा कि नहीं, तन मन के साथ हम लगेंगे तो समाज को निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति, उसको भी मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है। और पढ़े लिखे होने का मतलब ही होता है कि अपने लिए ही नहीं, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए अपना बेस्ट देना चाहिए, उनके लिए भी काम करना चाहिए, ताकि हम अपने देश के नागरिक होने का एक दायित्व निभा सकें। मझवा सीट से आप डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी से विधायक थे और उसके बाद 2024 में आप यहाँ लोकसभा चुनाव लड़ते हैं भदोही से। तो इस बीच में जो है डॉक्टर संजय निषाद का कितना कुछ योगदान रहा आपके लिए? क्योंकि उनसे भी हमारी बातचीत हुई, आप भी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि बेहतर है सब सारी। डॉक्टर संजय निषाद जी, मैं उनसे कहता हूँ कि मैं आपका चौथा पुत्र हूँ और बहुत मानते भी हैं। मैं जब हॉस्पिटल चलाता था, राजनीति से कोई दूर नहीं था, तब भी बाबूजी जाते थे, डॉक्टर संजय निषाद जी मेरे हॉस्पिटल पर जाते थे, कहते थे कि राजनीति में आ जाओ, तो मैं उन्हें मना कर देता था। लेकिन पिछले बार जो है उन्होंने अपने यहाँ से टिकट से लड़ाया, यहाँ के लिए भी बड़ी मदद किया। और उनका कहना था कि चाहे हमारे सिंबल पर लड़े चाहे उस पर लड़े, हम लोग दोनों लोग एक ही हैं। और उनका नारा भी था कि भोजन भरी थाली कमल का फूल है, कमल का फूल ही भोजन भरी थाली। तो डॉक्टर संजय निषाद जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। क्योंकि संत कबीर नगर से भी उनके सुपुत्र हैं, वो भी बीजेपी के ही सिंबल से चुनाव लड़ते हैं। तो टिकट से लेकर पूरे चुनाव तक में संजय निषाद जी का कितना योगदान मिला आपको? देखिए, मेरा मानना है कि जब हम इस धरती पर हैं तो हर आदमी का कहीं ना कहीं योगदान होता है। बिना योगदान का हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। डॉक्टर बाबूजी का योगदान था, संगठन के लोगों का योगदान था, संघ के लोगों का योगदान था, और मुझे यहाँ से पहुँचाने में सबने मुझे मदद किया। अब जहाँ के लिए आप चुने गए हैं, भदोही के लिए, भदोही पूरे दुनिया में जो है नाम है कालीन के कारोबार का। तो 5 साल में वो कौन सी चीज़ें रहेंगी जिसके आधार पर आप जो है भदोही को और बेहतर देने का काम करेंगे, जिससे जो है भदोही का कारोबार और बेहतर हो सके? देखिए, भदोही में जब मैं गया तो मैंने देखा कि यहाँ प्लेटफार्म बना हुआ है, बस उसको जो है सही रूप से चालू करने की ज़रूरत है।
और कालीन की नगरी है, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि यहाँ से 60% जो है हम लोग बाहर कालीन, बना हुआ कालीन भेजते हैं। अब हमारे देश में जितना बनता है उसका 60% भदोही से ही बनता। तो हमारा प्रयास रहेगा कि जितने भी वहाँ पर कालीन चलाने वाले लोग हैं और जितने भी बुनकर हैं उनसे हम लोग मिलकर एक बेहतर काम करें। और जो भी युवा साथी हैं, और जैसे हमारी सरकार भी स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, तो हमारा भी जैसे IIT कॉलेज खोलकर उनको ट्रेंड करके हम कहीं ना कहीं कर देते हैं। तो बुनकर में भी कोई ऐसे विद्यालय हो जिससे वहाँ ट्रेंड करके वहाँ के लोगों को, युवाओं को जो पढ़ाई लिखाई से दूर रहते हैं, नहीं जाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं हम लोग स्वरोजगार दें, और जो पलायन कर रहे थे उनको रोका जाए और भदोही को बेहतर बनाया जाए, और जो भी भदोही की समस्याएं होंगी उसको हम लोग दूर किया जाए। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे अगर देखें आप तो पेशे से आप एक चिकित्सक के तौर पे भी काम कर चुके हैं, एक पॉलिटिशियन हैं ही, साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे नौजवान साथी हैं, उनके लिए 5 साल में क्या कुछ आप प्लानिंग करके चले हैं कि 5 साल में उनको हमें इस तरह से स्टेबलाइज करना है जिससे जो है भदोही का और बेहतर हो सके, आपके क्षेत्र के नौजवानों का और बेहतर हो सके, क्योंकि चंदौली से आप चल के आए हैं, भदोही की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार भी है, उसका लक्ष्य है कि अपने देश में नौजवान, किसान, महिला और जवान, ये हमारे लोग बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, और यही हमारे यहाँ यही जातियाँ, इनको हम आगे बढ़ाते हैं तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो हमारी सरकार भी उसके लिए प्रतिबद्ध है कि हम अच्छा करें, युवाओं को नौकरी दें, स्वरोजगार उत्पन्न, जहाँ जिसको रोज़गार देने की ज़रूरत है रोज़गार दिया जाए, और उसके लिए सरकार, प्रदेश और केंद्र दोनों सरकार लगी है। उसी के तहत हम लोगों का भी प्रयास रहेगा कि जो सुझाव आएंगे उसके तहत जो है उनको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उनको देने का, रोज़गार उत्पन्न करेंगे और देने का प्रयास किया जाएगा। 5 साल में कौन से वो महत्वपूर्ण काम होंगे, जैसे 2024 से लेकर 2029 तक, उन कौन से कामों को आप सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखना चाहेंगे जिसे आप पूरा करें और भदोही को बेहतर दे सकें? वो मेन चीज़ वही जानना है कि 5 साल में क्या कुछ आप देना चाहते हैं भदोही? देखिए, भदोही की जो मेजर समस्या थी, जब मैं गया तो वहाँ का सबसे बड़ी समस्या थी, जिससे मैंने अभी सोमवार को 22 तारीख को विधान लोकसभा में मैंने उठाया भी, वहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग की जो समस्या थी, अंडरपास की समस्या थी, और भदोही में भी है, हमारा 2 विधानसभा जो है प्रयागराज की भी है, हंडिया और प्रतापपुर में, वहाँ भी अंडरपास की समस्याएं हैं, उनके लिए भी है। और मेजर समस्या है कि हमारे ज़िले में अभी एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, प्राथमिकता होगी मेडिकल कॉलेज हो, और एक कोनिया का पुल है, कोनिया का पुल जो है सीधे जो है अगर बन जाता है तो सीधे हम लोग मध्य प्रदेश से जुड़ जाते हैं, और वहाँ से मध्य प्रदेश की दूरी मात्र 25 किलोमीटर होगी। ये वहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। तो कोनिया का पुल हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, और हमारे ज़िले में एक विश्वविद्यालय नहीं है, तो हमारी प्राथमिकता होगी कि विश्वविद्यालय भी हो, क्योंकि चिकित्सालय और शिक्षा और चिकित्सा जब मजबूत हो जाएगी तो हम लोग सारी चीज़ों को आगे बढ़ा लेंगे, जो इसके लिए मेरी सरकार काम भी कर रहे हैं। और हमारे प्रदेश की सरकार अभी जो है, जब अभी मैंने आपको बताया कि जब हम लोग थे तो मेडिकल कॉलेज पूरे प्रदेश में 8 मेडिकल कॉलेज हुआ करते, 650 सीटें होती, लेकिन आज केंद्र और प्रदेश की सरकारें होने की वजह से आज पूरे देश में करीब 65 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं और 9000 सीटें हो गई। तो हम कहीं ना कहीं बहुत आगे जा रहे हैं। जिस परिषदीय विद्यालय में हम लोग पढ़ कर आए हैं वहाँ कोई सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, उसमें जानवर बैठते थे, खपड़ेल या तो होते थे या तो छतें होती थी, टूटी फूटी होती थी, खिड़की दरवाजे कुछ नहीं होते थे। आज वो परिषदीय विद्यालय चमकते हुए दिखते रहे। तो ये सरकार की देन है। अगर जो बच्चा पढ़ने नहीं जाता है तो सरकार इतना चिंतित है गरीब लोगों के लेकर कि उनके गार्जियन को टीचर अध्यापक फ़ोन करते हैं कि आपका बच्चा विद्यालय नहीं आया, पहले आप पढ़ने जाइए चाहे न जाइए, कोई मतलब नहीं है, वहाँ एक बच्चे आए चाहे न आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ है कि बच्चे आना शुरू कर दिए और सरकार इसके लिए लगी हुई है। वहीं 17 से 22 में योगी जी की जब सरकार बनी तो वहाँ अध्यापक थे ही नहीं, एक मामूली अध्यापक से 1,64,000 अध्यापकों की भर्ती हुई। ये लोग, विपक्ष कहता है कि ये लोग रोजगार की बात नहीं करते हैं और विद्यालय और चिकित्सालय की बात नहीं करते हैं, लेकिन आंखें खोल कर तो देखने की ज़रूरत है। आपकी सरकार 60 साल तक काम की, 60 सालों में आपने 8 मेडिकल कॉलेज दिए, हमारी सरकार 10 सालों में 65 मेडिकल कॉलेज दी।
आप तुलना करिए 60 साल और 10 साल कितना बड़ा होता है। और वही नहीं भाई, इन लोगों ने इलेक्शन के पीरियड में भ्रम फैलाया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। 60 साल राज करने के बाद जो है, चाहे कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही, कांग्रेस की सरकार सपा और बसपा के गठबंधन से भी बढ़नी थी। ऑल इंडिया के एग्ज़ाम हम लोग देते थे, उसमें बैकवर्डों का रिजर्वेशन नहीं होता, लेकिन मोदी जी की सरकार आई, उसमें से 27% बैकवर्डों को रिजर्वेशन मिला। तो मोदी जी देश के हर लोगों के लिए, सब मोदी जी का नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। उस नारे पर काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सरकार बढ़ रही है और अच्छे से काम हो रहा है। देश विकसित भारत की तरफ पूरे अग्रसित हो चुका है और 47 तक तो बनकर ही रहेगा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, ये सब तो बहुत सारी बातें हो गई, अगर आप देखें तो 2014 में जो बीजेपी का ग्राफ था, 2019 में जो ग्राफ था, कहीं ना कहीं 2022 और 24 में घट गया, 2027 में क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि अगर देखें आप तो इससे पहले की चीज़ें बहुत दूसरी हुआ करती थी। 2014 में, 2019 में बीजेपी के सिंबल पर जो टिकट पा जाता था तो ये होता था कि हाँ, जीत कन्फर्म है। बड़े बड़े दिग्गज आपके वहाँ से डिफीट कर गए। अगर देखा जाए तो अयोध्या में राम मंदिर बना, सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर, और जनवरी में उसका जो है सब सारी चीज़ें, 22 जनवरी को शिलान्यास, सब कुछ, भूमि पूजन, सब कुछ, सब सारी चीज़ें, उद्घाटन हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन इसके बावजूद जो है अयोध्या की सीट आप डिफीट कर गए, बगल की सीट देखे बस्ती आप डिफीट कर गए, इधर जो है प्रतापगढ़, जौनपुर, मछली शहर, चंदौली, प्रयागराज, क्या कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिससे जो है विपक्ष थोड़ा सा तो मजबूत होता दिख रहा है। और साथ ही साथ में अगर आप देखें 2022 के भी चुनाव में तो अखिलेश यादव अकेले चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी से, मतलब उस वक्त जो है शिवपाल यादव, उनके चाचा का भी उनके साथ में उतना समर्थन नहीं था। उसके बावजूद जो है बहुत सारी चीज़ें उस हिसाब से हुई नहीं जिस हिसाब से आप लोग जो है चाह रहे थे। वोटिंग का परसेंटेज भी काफ़ी गिरा। तो क्या कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रहा है, कितना क्या कुछ उसमें बदलाव हुआ और सुधार की क्या ज़रूरत है? ऐसा नहीं है कि अकेले लड़ रहे थे। बहुत सारे सांसद जैसे अभी जो डिफीट भी किए हैं उनमें भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे मंत्रियों का भी, विधायकों का भी ये कहना है कि अफसरों की मनमानी बढ़ गई है। आपके ये संजय निषाद जी कह रहे हैं बुलडोजर इतना चला दे रहे हैं, सब सारी चीज़ें हो गई हैं, गरीबों के ऊपर बुलडोजर चला दिए। जौनपुर का ही एक मामला उठाए थे वो। नहीं, जो 22 की बात कर रहे हैं तो माननीय अखिलेश यादव जी अकेले नहीं लड़ रहे थे, कई पार्टियों का उनका गठबंधन था। उसके बावजूद भी आपने देखा कि हमारी सरकार बनी, हम लोग 274-75 सीटें जीत कर गए जी। और जो भी माहौल क्रिएट किए। लेकिन इस वाले इलेक्शन में एक परसेप्शन बना दिया गया कि संविधान ख़त्म कर दिया जाएगा, आरक्षण ख़त्म कर दिए जाएंगे और जनता इसमें भ्रमित हो गई। और जो हम लोगों के मूल वोटर हुआ करते थे, कुछ लोगों ने इस डर की वजह से अपोजिट पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गए। और हमारे जो वोटर थे, इतनी भीषण गर्मी की वजह से जो 20 वोटर थे हमारे, जो मूल वोटर थे, उन्होंने गर्मी की वजह से बाहर नहीं निकला। तो हमारे वोट परसेंटेज जैसे गिरे तो हम लोगों के सीट कम होने के चांस बन गए। और बाकी जो भी हम पहले भी मैं कहा कि हमारे केंद्र और प्रदेश की सरकार इतनी सेंसिटिव है, गरीबों के लिए काम कर रही है, सबके हैं। जो भी अफसर है नहीं सुनेंगे प्रदेश में तो योगी जी हैं, योगी जी अपना जो है उन पर डंडा चलाएंगे और सब सुनते हैं। आपको काम करना चाहिए, जाना चाहिए, होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनते हैं। एक परसेप्शन क्रिएट किया गया, जनता के बीच डाला गया, भ्रम की स्थिति पैदा की गई और हमारे बहुत सारी सीटें हम लोग बहुत कम अंतरों से आ रहे हैं। 2027 चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह से आप लोग चुनाव लड़ेंगे कि 2027 में बेहतर परिणाम आ सके 2022 की अपेक्षा? हम लोगों की स्ट्रेटजी जो है, हम लोग का प्रयास है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। हर जाति समुदाय के लोगों को लेकर हम लोग लड़ेंगे और 2027 में मैं तो कह रहा हूँ कि हम लोग जो 17 का जो आंकड़ा था उससे कहीं हम लोग 303 से पार हम लोग सीट पाएंगे। और जो ये लोग भ्रम फैलाए थे 2 सालों में ख़त्म हो जाएगा। जनता के बीच जो मैसेज डाले थे संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर, जनता समझदार है, समझ जाएगी और हम लोग 300 के ऊपर पाएंगे 27 में और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। NBC भारत को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कवर किया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विनोद कुमार बिंद जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2027 में जो कुछ कमियां रह गई, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो कुछ भी कमियां रह गई उनको पूरा किया जाएगा
और 2017 की अपेक्षा 2027 में और मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। साथ ही साथ में इन्होंने अपने क्षेत्रीय और सामाजिक कई मुद्दों पर बड़ी बेबाकी के साथ इन्होंने अपनी राय रखी, अपनी पूरी संघर्ष की कहानी इन्होंने NBC भारत पर बयां की। अगले हफ्ते हम आपको फिर एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होगा, जो क्षेत्र और समाज के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए NBC भारत।